एवरीवन, आज हम गैसों के द्रवण व उन द्रवण की विधियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। गैसों के द्रवीकरण में जो प्रमुख पद है, ऐसे क्रांतिक ताप या उससे नीचे ताप पर ठंडा करना होता है, और उसके बाद में हम दाब लगाकर गैसों को द्रवित करते हैं। यानी कि ताप हमेशा हमें क्रांतिक ताप से नीचे रखना है, और फिर दाब लगा के द्रवित की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब क्रांतिक ताप से कम हो। और गैसों के शीतलन के लिए जो विधियां जो मुख्यतः काम में ली जाती है, उनमें दो सिद्धांतों का उपयोग होता है। एक तो गैसों में उपस्थित अंतरागणिक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसार, और गैसों द्वारा कुछ बाह्य वर्क या एक्सटर्नल वर्क कराना। तो उसमें दोनों में क्या है, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो वो उनका टेम्परेचर डाउन होगा, वो ठंडी हो जाएगी। ये आंतरिक गैसों में उपस्थित आंतरिक आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसार, इसमें क्या है कि ये एक तरह से ये वो जूल थॉमसन प्रभाव है, जिसमें क्या है कि गैसों का ताप ठंडा हो जाता है। अब गैसों के शीतलन की बात करें तो शीतलन की पहली विधि है हिम मिश्रण द्वारा, फ्रीजिंग मिक्सर द्वारा। इसमें हमें बर्फ़ प्लस NaCl है, या बर्फ़ प्लस CaCl2 ले लेते हैं, या आइस के साथ KOH ले लेते हैं, या ठोस CO2 ईथर। ये जो है वो फ्रीजिंग मिश्रण है। ये इस विधि द्वारा उन गैसों को द्रवित किया जा सकता है जिनके क्रांतिक ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, निम्न नहीं होते हैं। तो इनमें गैसें हैं, फेराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने Cl2, H2S, N2O, CO2 इन वादी को इस विधि द्वारा द्रवित किया। और इसमें क्या किया कि रिएक्टेंट्स हैं, उससे गैस बनती है, और उस गैस को दूसरा सिरा भी यहाँ पर बंद है, तो यहाँ गैस है वो फ्रीजिंग मिक्सर के कॉन्टेक्ट में आने से लिक्विफाइड हो जाती है। तो दूसरा है वो है वाष्पशील द्रवों के द्रुत वाष्पीकरण के शीतलन। तो जैसे कुछ वाष्पशील द्रव होते हैं जिनका तीव्र गति से वाष्पीकरण करते हैं तो ताप में कमी आती है। कोई भी द्रव है वो यदि वाष्पीकृत होता है ताप में कमी आती है, लेकिन जो शीघ्रता से जो वाष्पीकृत होते हैं उनमें ताप में ज़्यादा गिरावट आती है। ताप में इस कमी का कारण है कि जो वो वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा है वो क्या कि स्वयं से ग्रहण करेंगे, इसलिए द्रव ठंडा हो जाता है। तो इस आधार पर 19वीं सदी में -40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के लिए द्रव अमोनिया का उपयोग किया जाता था, और उसके बाद में फ्रीओन का उपयोग होने लगा। और द्रव ऑक्सीजन का यदि हम वाष्पीकरण करें तो हम 55 केल्विन तक ताप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरी विधि है। फिर तीसरी विधि है जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा शीतलन। तो इसमें क्या है, जूल थॉमसन प्रभाव में क्या होता है, किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि गैस के जो अणु है वो आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करते हैं। उनसे कार्य करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो उनका ताप गिरेगा। और लेकिन ये जो जूल थॉमसन प्रभाव है ये एक ताप से नीचे ही संभव है, जिसको व्युत्क्रम ताप कहते हैं, जो Ti = 2A/RB होता है। A और B अंडरवास स्थिरांक है। तो यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में देखो ये एयर जा रही है, एयर भी कंप्रेशन पंप में जाएगी। कंप्रेशन पंप में क्या है कि उसको दाब कंप्रेसित संपीड़ित किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। दाब लगाएंगे तो, और इस दाब लगाने के कारण हो सकता है ताप में थोड़ी वृद्धि हो, तो उसके बाद में हम कूलर या उसको थोड़ा उसका ताप भी नीचे करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। और उसके बाद उसको एक छिद्र में से, ये एक्सपेंशन वाल्व है, तो वाल्व में से इसको निकाला जाता है। और ये तो फिर क्या होता है कि ये जो कुछ गैस का ताप गिरेगा, इससे वो लिक्विफाई हो सकती है। यदि नहीं भी होती है कुछ गैस तो वो वापस जाएगी, वापस कंप्रेशन पंप से गुजरेगी, और फिर कूलर में से गुजरेगी, यानी कि उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उसको वापस जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहेगा, और ये जो इस प्रकार से ये गैस है वो द्रव्य में चेंज होती जाएगी। तो चौथी विधि हमारी वो है गैसों का रुद्धोष्म प्रसार में किए गए बाह्य कार्य द्वारा शीतलन। तो गैसों का अब यहाँ हम ना रुद्धोष्म प्रसार तो करेंगे ही, इसके अलावा उसको गैस के द्वारा बाह्य कार्य भी करवाएंगे। तो इसमें जो पहले वाले डायग्राम और इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जैसे एयर जा रही है, फिर कंप्रेशन पंप है, कंप्रेशन पंप के बाद में इसको
सूक्ष्म छिद्र से गुजारा तो जाता है, लेकिन उसकी कुछ भाग जो वायु का है वो उससे, या ये जो गैस का है वो वर्क करने में भी यूज होती है। जैसे पिस्टन में यहाँ ये कुछ आप देख रहे हो, ये जो गैस आ रही है वो कुछ ये पिस्टन पर भी कार्य कर रही है, तो ये कार्य करने से भी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है, तो उससे भी ताप गिर रहा है। फिर वापस जो ये गैस है वापस जा कर के और फिर वापस से हैं ये इधर से ये कंप्रेसर में आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ दो वर्क हो रहे हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव भी हो रहा है और रुदोषम प्रसारण भी। जूल थॉमसन प्रभाव तो हो रहा ही है, रुदोषम प्रसारण जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ ये जो गैस है वो वर्क भी कर रही है। इस कारण से आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, इस कारण से उसका ताप निरंतर गिरने से वो क्या है, नीचे लिक्विड गैस प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा जो एडियाबेटिक डिमैग्नेटाइजेशन है या रुदोष में विचुंबकन द्वारा भी हम कर सकते हैं। हालांकि ये गैस को द्रवित करने की विधि नहीं है, बल्कि ये निम्न ताप प्राप्त करने की विधि है, और इसको जियोक और डिबाई ने उपयोग किया था। इसमें क्या करते हैं कि जो अनुचुंबकीय लवण है जैसे सीरियम फ्लोराइड है, गैडोलिनियम सल्फेट है, सीरियम फ्लोराइड और गैडोलिनियम सल्फेट, तो यहाँ क्या है कि ये इनको हीलियम द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ठंडा किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उनको पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ठंडा करेंगे, फिर क्या है कि इनको रुद्धोष्म अवस्था में रखते हैं, यानी कि उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, और जो लवण का विचुंबकन होगा जिससे एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये क्या है कि अवस्था के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो जारक से ही प्राप्त करेगी, इसलिए ताप कम हो जाएगा। और जो लेडेन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तकनीक द्वारा 0.001 केल्विन है ताप, और हेस ने 0.001 केल्विन और हेस ने इसको 0.27 केल्विन ताप प्राप्त कर लिया था। और इसी प्रकार नाभिकीय चक्रण का यदि विचुंबकन किया जाए तो 10⁻⁶ केल्विन की कोटि का ताप भी प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके बाद में देखते हैं द्रवित गैसों का उपयोग क्या है। तो यहाँ जो रेफ्रिजरेटर है या वातानुकूलन में जो कुछ गैसें हैं, अमोनिया, CO2, मेथिल क्लोराइड, द्रव्य फ्रियोन, ये है वो प्रशीतक के रूप में या रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए भी ये द्रव्य गैसें काम में ली जाती है। द्रव्य नाइट्रोजन, द्रव्य हाइड्रोजन, द्रव्य वायु, CO2 ठोस, ये सब काम में लिए जाते हैं। रॉकेट और जेट वायुयान में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, वो द्रव्य वायु के रूप में काम में लिया जाता है। और वायु से जैसे ये हम नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन इत्यादि को प्रभाज्य वाष्पन द्रव्य वायु के प्रभाज्य आसवन से पृथक करते हैं। और प्राकृतिक गैस यदि हीलियम पृथक करना हो तो वो भी उसमें भी द्रव्य किरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये वैसे थ्योरेटिकल था, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।